नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर हैं। दोपहर 1:15 पर पीलीभीत में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:45 पर सीतापुर के महौली में रैली करेंगे। शाम 4 बजे बाराबंकी में जनसभा है। शाम 7 बजे वाराणसी में अगले चरण को लेकर मंथन होगा। तो आज गृह मंत्री अमित शाह चौथे चरण के चुनाव के मद्देनजर अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे, जिसमें कि पीलीभीत में भी जाएंगे अमित शाह। पीलीभीत में 4 विधानसभाएं हैं, चारों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीत हासिल की थी। पीलीभीत की अगर बात करें तो बीसलपुर, पूरनपुर, बरखेड़ा और पीलीभीत सदर, ये 4 विधानसभाएं हैं पीलीभीत में। और यहां पर इस बार की अगर बात करें तो 2022 में 2 विधायकों के टिकट कटे हैं और 2 नए चेहरों को मौका दिया गया है। अब पीलीभीत के बाद आपको बता दें कि अमित शाह दूसरे जिले में जाएंगे, हालांकि वो वाराणसी भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तर प्रदेश दौरा है और आज अमित शाह पीलीभीत जाएंगे 1:15 पर और यहां जनसभा करेंगे। दोपहर 2:45 पर वो सीतापुर जाएंगे। सीतापुर के महौली में रैली करेंगे और 4 बजे बाराबंकी में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो चौथे चरण का जो चुनाव है वो उसको ध्यान में रखते हुए आज अमित शाह उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में जाएंगे और यहां पर जनसभा करेंगे। तो 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान है और चौथे चरण के मतदान को देखते हुए ही अमित शाह आज प्रचार प्रसार करेंगे अलग अलग जिलों में। 23 फरवरी को है चौथे चरण का मतदान और आपको बता दें कि चौथे चरण में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, इन जगहों पर वोट डाले जाएंगे। तो वहीं सीएम योगी का आज 3 जिलों में रैली है। हरदोई, रायबरेली, लखनऊ के दौरे पर रहेंगे सीएम। सुबह 11:30 बजे हरदोई में सीएम का संबोधन है। दोपहर 1 बजे रायबरेली में जनसभा करेंगे। दोपहर 3:30 बजे लखनऊ में रैली करेंगे सीएम योगी। तो आपको बता दें कि पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा में चुनाव होना है चौथे चरण में और इसी के मद्देनजर आज सीएम योगी लखनऊ भी जाएंगे और इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में बरखेड़ा, पूरनपुर, बीसलपुर और पीलीभीत सदर है। इसके अलावा अन्य जगहों की बात करें तो लखनऊ में भी आज सीएम योगी का कार्यक्रम रखा गया है। आज उनकी रैली है। तो चौथे चरण का जो चुनाव है वो बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी सीट्स हैं चौथे चरण में। लखनऊ खासतौर पर जहां लगातार बीजेपी के दिग्गज बने हुए हैं और लखनऊ जाएंगे, हरदोई जाएंगे और रायबरेली जाएंगे। रायबरेली वैसे तो कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन यहां की कुछ सीटों की बात करें तो कांटे की टक्कर है। तो ऐसे में प्रचार प्रसार जोरों पर है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज प्रयागराज दौरा है। प्रयागराज की दक्षिण उत्तर विधानसभा में रैली है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगी स्मृति ईरानी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का प्रयागराज दौरा है। प्रयागराज की दक्षिण उत्तर विधानसभा में आज स्मृति ईरानी की रैली है। स्मृति ईरानी की आज रैली है प्रयागराज में।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3 जिलों का दौरा है। हरदोई, रायबरेली और लखनऊ के दौरे पर अखिलेश यादव है। सुबह 11 बजे संडीला विधानसभा में जनसभा है। दोपहर 1:45 पर रायबरेली के ऊंचाहार सलोन में रैली है। तो इस बार आपको बता दें कि जो चुनाव है बेहद दिलचस्प है। आज जहां सीएम योगी भी रायबरेली, हरदोई और लखनऊ में रहेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव भी रायबरेली, हरदोई और लखनऊ में रहेंगे। यहां पर उनकी रैली है। तो 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे चौथे चरण में। 9 जिलों की 60 विधानसभा में वोट पड़ेंगे और ऐसे में पीलीभीत, हरदोई, लखनऊ, खीरी, सीतापुर ये वो जिले हैं जो चौथे चरण में वोट जिनमें डाले जाएंगे। तो ये राजधानी लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली है। सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल केसरबाग में जनसभा करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल लखनऊ में जनसभा करेंगे और इसको देखते हुए तैयारियां पूरी हैं अरविंद केजरीवाल की। वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर यहां से वो केसरबाग में जनसभा करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की जनसभा है लखनऊ में, जिसके मद्देनजर तैयारियां पूरी हैं। तो 9 जिलों में मतदान है। चौथे चरण की बात करें तो यूपी की 60 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण के अंतर्गत वोटिंग होगी। इसके लिए 27 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उम्मीदवार 3 फरवरी तक अपना नामांकन दाखिल कर लिए हैं और 4 फरवरी तक उनके नामांकन फॉर्म की जांच भी पूरी हो गई है। इन सब के बीच आपको बता दें कि जो 60 विधानसभा सीटें हैं उनमें चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। यूपी के चुनावी महासमर में इस बार मुख्य मुकाबला सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश के बीच ही होता नजर आ रहा है। तो वहीं सपा के लिए तीसरे चरण को हासिल करना एक अहम बात है। तो वहीं एक अहम तथ्य यह भी है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से पार्टी में सर्वमान्य नेता होकर उभरे हैं। उनके सामने पार्टी में कोई चुनौती नहीं है। राम गोपाल यादव तो पहले ही साथ थे। दूसरे शिवपाल सिंह यादव का समर्थन और सैफई में जिस तरह मुलायम सिंह समेत यादव परिवार ने मतदान किया, उससे एक बात साबित हो गई कि अखिलेश यादव निर्विवाद मुलायम सिंह की विरासत को संभाल लिया है। देखिए रिपोर्ट। तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हुई और पूरी हुई सपा के सर्वमान्य नेता की खोज। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सपा में ये अखिलेश यादव का गोल्डन पीरियड है। मुलायम सिंह की विरासत को उन्होंने बेहद कुशलता से संभाल लिया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव ने सैफई में मतदान किया। यादव परिवार की एकजुटता बता रही है कि अखिलेश के लिए पार्टी में कोई चुनौती नहीं। अकेले एक स्टार प्रचारक की तरह जहां उन्होंने पार्टी में छवि बनाई, वहीं पार्टी ने उनके लिए पलक पांवड़े बिछाए। पार्टी उनके हर निर्णय के साथ कदम ताल करती रही है। वो समय बीत गए जब 2016 के आखिरी महीनों में मुलायम सिंह के विरासत के लिए अखिलेश और शिवपाल में भीषण द्वंद्व चल रहा था। अब तो ये हाल है कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव भी उनकी शान में कसीदे पड़ते नजर आ रहे हैं और उनको सत्ता दिलाना ही अपना मकसद बता रहे हैं। ये अखिलेश यादव की पार्टी का करिश्मा ही है। जब प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से 100 सीटों की मांग की थी, फिर बात 35 की आई और ये मांग भी आई गई हो गई और शिवपाल सिंह यादव को महज 1 सीट मिली, वो भी जसवंत नगर की, जहां से वो खुद उम्मीदवार हैं। बेटे आदित्य को टिकट नहीं मिल पाया। यादव बेल्ट के करहल सीट का हीट अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जहां से खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में। उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर उनके पिता मुलायम सिंह यादव के सीएम रहते निजी सुरक्षा में तैनात उस वक्त एसआई रहे, अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल।
आज वो मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ ही मैदान में है। राजनीति का कहरा उन्होंने मुलायम सिंह यादव से ही सीखा था। अब वो कमल के निशान के साथ साइकिल की रफ्तार रोकना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने करहल में अपनी जीत का दावा किया। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। न किसानों की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई बढ़ी, बड़े बड़े आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट के, डिफेंस एक्सपो हुआ, लेकिन यहाँ के नौजवानों के हाथ में न नौकरी मिली न रोजगार मिला। जाहिर है यादव बेल्ट 2017 में बीजेपी के लिए काफी अच्छा रहा था। बीजेपी ने 59 सीटों में से करीब 90% जीत के साथ 49 सीटों पर जीत दर्ज किया था और सपा महज 8 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि उस वक्त सपा और कांग्रेस में गठबंधन भी था। बहरहाल रविवार को सैफई में लाल टोपी पहने पिता पुत्र ने जिस तरह वोटिंग की और पूरा यादव परिवार जिस तरह एकजुट नजर आ रहा है, उससे पार्टी में अखिलेश की राहें आसान हो गई हैं। दूर दूर तक उनका पार्टी में कोई प्रतिद्वंदी नजर नहीं आ रहा। मुलायम सिंह यादव की विरासत को अखिलेश ने पूरी तरह संभाल लिया है। मुलायम सिंह यादव की विरासत को अखिलेश यादव ने बखूबी संभाल लिया है। आज यह बात दिखाई दी सैफई में मतदान के दौरान, जहां मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। निश्चित है इससे एक बात साबित होती है कि समाजवादी यादव परिवार अब एक साथ खड़ा है। कब मुलायम के गढ़ रहे यादव बेल्ट का क्या समीकरण रहा है, एक नजर उस पर डालते हैं। मुलायम का गढ़ क्या था समीकरण? पश्चिम यूपी के 8 जिले मुलायम के गढ़ रहे हैं। मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। यादव बेल्ट में 2017 में समीकरण बदल गया। यादव बेल्ट की 29 सीटों में से महज 6 सीटें सपा को मिली। बीजेपी ने 23 पर जीत हासिल की थी। 2012 में सपा ने 25 सीटें जीती थी। 2012 में भाजपा ने क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट जीती थी। वहीं सपा ने इस बार पुरानी हार से सबक लेते हुए यादव बेल्ट पर काफी फोकस किया। देखना होगा 10 मार्च को जनता अपनी क्या राय देती है। लेकिन इस चुनाव में सपा के लिहाज से अखिलेश यादव पार्टी के बेहद मजबूती से उभरे हैं और जाहिर हो गया है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देखा आपने कि आखिर कैसे निर्विरोध जो मुलायम सिंह की विरासत है उसको आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव जो है नजर आ रहे हैं। चौथे चरण के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। सोमवार को चौथे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। फिलहाल 3 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद यूपी की सियासी तस्वीर काफी दिलचस्प हो चली है। हर पार्टी अपने जीत के दावे कर रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी में होता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 3 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब चौथे चरण का रण छिड़ गया है। सभी राजनीतिक दल चौथे चरण की रण के लिए तैयारियों में व्यस्त हैं। सोमवार शाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। गौरतलब है कि चौथे चरण में लखनऊ समेत 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होगी। यूपी के चौथे चरण का रण 9 जिले, 60 विधानसभा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। 14 सुरक्षित सीटें हैं, जिनमें पूरनपुर, श्रीनगर, कस्ता, हरगांव, सिधौली, मिश्रिक, गोपामऊ, सफीपुर, सांडी, मोहान, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, बछरावा और नरैनी। वहीं जिन 60 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 2017 में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद उम्दा रहा था। बीजेपी ने 2017 में 50 सीटें जीती थी। सपा 4, बसपा 2, कांग्रेस 2 और अपना दल 1। लखनऊ की 9 सीटों में से 8 पर बीजेपी की विजय हुई थी। फिलहाल एक नजर डालते हैं चौथे चरण में जातीय समीकरणों पर। इस चरण में आबादी के लिहाज से एससी वोट काफी अहम है। सीतापुर में सबसे ज्यादा 32% एससी वोटर हैं। हरदोई, उन्नाव, रायबरेली में 30% एससी वोटर हैं। लखनऊ में सबसे कम 21% एससी वोटर हैं। अवध के आधे से ज्यादा जिलों में एससी आबादी 30% से ज्यादा है। वहीं चौथे चरण के चुनाव प्रचार में जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है।
लखीमपुर में सीएम योगी ने जमकर सपा पर निशाना साधा। आपने देखा होगा परसों अहमदाबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इन आतंकवादियों ने गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट किया था। 56 निर्दोष लोग मारे गए थे। आतंकवादी फांसी की सजा पाए, इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के भी हैं। इनमें से एक आतंकवादी का पिता तो बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। वहीं हरदोई में पीएम मोदी ने हुंकार भरी और योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। माफियावादियों की सरकार में एक बड़ा गोरख धंधा, जमीन पर अवैध कब्जों का भी चलता था। इनके नेताओं के गुर्गे किसी की भी जमीन पर अपना कब्जा समझने लगते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इनके इस धंधे का शटर भी गिरा दिया। आसमान से जमीन की नपाई हो रही है और जमीन के मालिक को मालिकाना दिया जा रहा है, प्रॉपर्टी काट दिए जा रहे हैं, यानी दबंगई और कब्जे का खेल खत्म। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था। ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, 2 दिन वो फिरौती नहीं दे पाया, 25 लाख की मांग थी। क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये 2 उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? मौसम में भले ही ठंड कम हो रही हो, लेकिन सियासी पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। लेकिन ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में ईवीएम की बटन दबाई है, किसके सिर पर 22 का ताज देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पीएम मोदी के इस बयान ने सपा कुनबे में खलबली मचा दी है। जाहिर है पीएम के बयान अखिलेश को कांटों की तरह चुभ गए होंगे, लेकिन अब सपा मुखिया भी बीजेपी नेताओं को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? एक आतंकवादी का पिता तो बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है। अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े। आतंक के मुद्दे पर अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद बीजेपी नेताओं ने सपा के खिलाफ ऐसा सियासी धमाका किया है जिसके गूंज से अखिलेश खेमे में खलबली मच गई। अहमदाबाद ब्लास्ट केस पर जिस दिन फैसला आया उस दिन से ही योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सपा की घेराबंदी कर रहे थे। आरोप लगा रहे थे कि एक आतंकी के पिता का समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने तो साइकिल बम का जिक्र कर जबरदस्त चुनावी धमाका कर दिया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ
ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था, संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था, वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों, प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सपा मुखिया के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार किया। योगी ने पिछले 3 दिन में अहमदाबाद ब्लास्ट केस से सपा कनेक्शन जोड़कर आरोपों की ऐसी झड़ी लगाई जिससे यूपी का सियासी गलियारा गर्मा उठा। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। इन आतंकवादियों के प्रति उनकी सहानुभूति और संवेदना क्यों है। सपा का आतंकी कनेक्शन निकलने पर सियासी बवाल बढ़ा तो खुद पार्टी के मुखिया को सामने आना पड़ा। आरोपों पर अखिलेश यादव साफ साफ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सवालों के कटघरे में बीजेपी नेताओं को खड़ा कर दिया। अब आतंकी कनेक्शन को हथियार बनाकर बीजेपी सपा पर वार कर रही है तो अखिलेश भी पूरे दमखम के साथ जवाब दे रहे हैं। अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अबूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। लेकिन अब इस चुनावी धमाके का कितना असर वोटरों के दिल और दिमाग पर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।